नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मोदी जी जब देश के लिए कोई संदेश देते हैं, तो उसके बहुत बड़े अर्थ होते हैं। आपने गौर किया, मोदी जी ने क्या कहा है? खर्चे कम करो, गोल्ड को खरीदना ज़रा कम करो, वर्क फ्रॉम होम अपनाओ। क्या ये सिर्फ एक आर्थिक सलाह है या इसके पीछे किसी बड़े संकट की आहट? क्या भारत किसी बड़ी आर्थिक या सीमा सुरक्षा की तैयारी कर रहा है? और योगी जी ने तो मीटिंग करके वर्क फ्रॉम होम के लिए आदेश भी कर दिए हैं। तो मेरे साथ वाली विंडो में आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी है, जो हमें बताएंगे, डिकोड करेंगे कि मोदी जी का क्या आशय है, कौन सा संकट देश पे आने वाला है। जनरल साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके ऑडियंस को। जनरल साहब, तो देश ने मोदी का संदेश सुना, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि मोदी जी बिना वजह तो कोई बात करते नहीं है। क्या ये कोई अलर्ट है, संकट की आहट है सर? देखिए, जहां तक मोदी जी की पर्सनल स्टाइल की बात करें, तो मोदी जी की जो पर्सनल स्टाइल है वो ज़्यादातर डायरेक्टिव रही है, सजेस्टिव नहीं रही है। यानी कि वो डायरेक्ट करते हैं कि कल फलाना 8 बजे से नोटबंदी में 1000 रुपए के नोट्स बंद हो जाएंगे। इस तरह का कुछ इनका अप्रोच रहता था। लेकिन इस बार आपने अगर ध्यान से देखा हो तो उन्होंने एक सजेस्टिव अप्रोच अपनाया। पहले उन्होंने एक सजेशन पूरे देश को दिया है एक अपने एड्रेस के द्वारा, जिसमें 7 चीजों का उन्होंने जिक्र किया है जो कि हमको देखना है, ठीक है, जिसके ऊपर हमको नजर रखनी है एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और जिसमें प्रेसिडेंट से लेकर के एक आम नागरिक सभी शामिल हैं इसमें। इसमें ये नहीं है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो मंत्री हैं वो शामिल नहीं हैं। अभी-अभी मैं देख रहा था, कहीं एक न्यूज़ आ रही थी, मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, अब उन्होंने अपने ऑफिस जाने के लिए उन्होंने कार का वो छोड़ दिया है, कार ले जाना बंद कर दिया है। तो अब इस तरह की चीज़ों का असर धीरे-धीरे पड़ रहा है। दूसरी जो चीज़ें हैं कि वर्क फ्रॉम होम वगैरह, उसके ऊपर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो पहले एक सलाह को देश के सामने रख रहे हैं, फिर उससे उसका रिएक्शन देखा जाएगा और फिर उसके बाद एक कहूँगा कंट्रोल्ड डायरेक्शन दिया जाएगा जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो पब्लिक को। सो ये एक उनके उनकी जो स्टाइल में थोड़ा-सा एक चेंज आया है, व्हिच इज़ अ गुड चेंज, एंड ये ज़्यादा पब्लिक को अपील करेगा बनिस्बत इसके कि एक यूनिडायरेक्शनल ऑर्डर दे दिया जाए। सो पहली बात तो ये है कि दिस इज़ अ वेलकम स्टेप एंड अ वेलकम स्टेप विथ अ प्रॉपर launch and not a kind of a डायरेक्टिव लॉन्च। ओके, ये हो गई पहली बात आपकी। अब दूसरी बात ये है कि भाई ये किस तरफ का इशारा है। तो आपने कई सारी चीजें बोली हैं, आपने बोला कोई खतरे की घंटी की तरफ इशारा है, आर्थिक स्थिति के तरफ इशारा है, या फिर इलेक्शंस की वजह से जो प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी उसमें कई कंपनीज का घाटा हुआ है काफी। कुछ लोग तो इसको हजारों में गिन रहे हैं, हजारों, मैं करोड़ की बात कर रहा हूँ, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, इस तरह के कुछ आंकड़े आ रहे हैं। मैं बोलूंगा ये सब चीजों का एक निचोड़ है। देखिए, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं था भारत को छोड़कर जिसने की प्राइसेस को उसी लेवल पे रखा जिस लेवल पर प्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था। यानी कि खाड़ी का युद्ध जब शुरू हुआ उसके पहले का जो लेवल था, हमने अपना पूरा का पूरा उसी लेवल पे रखा। कुछ चीज़ों में हमने ज़रूर बढ़ोतरी की थी, जैसे गैस हो गया, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थी, ज़्यादा उस पे मैं कहूँगा कि हमारे ऊपर ज़्यादा असर पड़ा था उसका। कतार का पूरा जो गैस का जो हमारा सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गया है और सबसे ज़्यादा जो गैस हमारी कतार से आती थी। तो ये एक उसका भी असर है। दूसरा आप देखेंगे कि विश्व में इस समय हो क्या रहा है? विश्व में जिसकी लाठी उसकी भैंस का एक प्रचलन शुरू हो गया है। यानी कि अगर किसी देश को कोई चीज़ अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए
करनी है और अगर वो बातचीत से कुछ दिनों में हासिल नहीं होती है, तो सबसे पहले धमक पड़ता है अपना क्या बोलते हैं मिलिट्री पावर या हार्ड पावर लेकर के। तो अब आपको गिनती कराऊँ अगर मैं तो दुनिया में करीबन 100 युद्ध चल रहे हैं इस तरह के, अलग-अलग लेवल पे, अलग-अलग इंटेंसिटी पे, अलग-अलग स्टेज पर, लेकिन 100 से ऊपर एक प्रियो एजेंसी है उसकी खबर है ये और इसमें बढ़ोतरी हो रही है, कम नहीं हो रहा है। अब पिछले ही कुछ महीनों में आप देखिए थाईलैंड, कंबोडिया का शुरू हो गया था। ठीक है, इज़राइल हमारा तो चल ही रहा है, रसिया चाइना चल ही रहा रशिया यूक्रेन चल ही रहा है। चाइना का ताइवान के ऊपर कभी गरम, कभी नरम रुख चलता ही रहता है। फिलीपींस के साथ चाइना का कुछ न कुछ खटपट चलती है। जापान के साथ भी चाइना की कुछ खटपट चल रही है। इस तरह के कई युद्ध जो हैं या युद्ध होने की कगार पर हैं या बड़ी सेंसिटिव स्टेज पर हैं। इंडोनेशिया भी बीच-बीच में कभी-कभी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दे रहा है, जो कि एक तरह से उन्होंने बोला कि भाई हम जो मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर भी टैक्स लगाए क्या बोलते हैं, टोल लगाएँगे। तो ये एक chaotic सिचुएशन बन रही है, एक बोलते हैं ना अनार्की की जैसी सिचुएशन बन रही है, जिसके पास जो कंट्रोल में है वो उसके ऊपर अपनी धाक जमाना चाहता है। चाइना का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है इस लड़ाई में, अंदरूनी हालत तो उसकी पहले से ही खराब है इन टर्म्स ऑफ उसकी आर्थिक स्थिति, रियल एस्टेट उसकी जो मिलिट्री है, उसमें उन्होंने तकरीबन कुल मिला के 4000 के करीब तो परचेज़ किए हैं, जिसमें से 105 के करीब सीनियर मिलिट्री लीडर्स को निकाला है उन्होंने। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन पूरी खत्म हो गई है, खाली उसमें शी जिनपिंग रह गए हैं और एक उनके क्लोज़ अ, अभी क्लोज़ माना जाएगा क्योंकि जो उनके क्लोज़ होता है उनको ज़्यादा निकाल रहे हैं, जो दूर वाले उनको तो चाइना की भी हालत खराब है। रशिया भी कोई ज़्यादा इस समय प्रगति नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी लड़ाई खत्म सो लड़ाई का माहौल तो है ही है। अब पाकिस्तान हमारे ऊपर खतरा किधर से आएगा? चाइना या पाकिस्तान से आएगा। चाइना जो है नेपाल को उकसा रहा है। अब आप देखिए नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है जो जुमा जिसको 1 डेढ़ महीना हुआ है मतलब 1 डेढ़ साल हुआ है पॉलिटिक्स में आए हुए, एक रैपर होता था, गाना गाता था वो। जी, उसने हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से मिलने से इनकार कर दिया। ठीक है? कि किस बात पे कि ये जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, उसके ऊपर उसको नाराज़गी थी, तो वो कई छोटे-बड़े कदम ले रहा है। आप बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश के जो नए पीएम हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह की उनके जो जमात-ए-इस्लाम है, जो जीती है अलोंग दी बांग्लादेश बॉर्डर, उसका जो मुखिया है, उसने स्टेटमेंट दे दी है कि हम दीदी के साथ हैं और 17 करोड़ बांग्लादेशी आपके साथ हैं, फलाना-ढिमकाना। उधर भी सुगबुगाहट कुछ बन रही है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि अब जो इल्लीगल बांग्लादेशीज़ हैं, उनका अब उनका टाइम या समय नप गया है। तो उधर से चाइना उनके सपोर्ट में रहता है अक्सर। तो हो सकता है चाइना, नेपाल और बांग्लादेश दोनों के थ्रू हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई करे, तो उसके लिए भी हमको तैयारी करनी पड़ेगी। हम मल्टीपल फ्रंट से थ्रेट में हैं। नहीं, चाइना तो है ही है, पाकिस्तान तो है ही। और पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि सीपेक से चाइना ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। अमेरिका जो है वो तभी तक रहेगा जब तक उसका उल्लू सीधा नहीं हो जाता। एक बार उसका काम हो गया वो उसको वो बोलते हैं ना छोड़ देगा ऐसे जैसे उसने अफ़गानिस्तान की जो पहला युद्ध हुआ था मुजाहिद्स के साथ, जैसे ही रशिया का यूएसएसआर का विथड्रॉल हुआ वहाँ से, अमेरिका उनको $6 बिलियन देके निपट लिया। अब अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो अमेरिका धीरे-धीरे अपना यहाँ से पाकिस्तान से बोरिया-बिस्तरा उठा लेगा। तो अब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि भाई उन्होंने क्या किया है? 1 साल गुज़र गए सिंदूर किए हुए, वहाँ से वो आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई भारत को अब भारत से पंगा मत लो, नहीं तो भारत आपको बहुत मारेगा, बहुत पीटेगा। तो फील्ड मार्शल तो पहले ही फेल्ड हो चुके हैं, अपने ही उनके लोग जो हैं पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वहाँ से अगर सबसे बढ़िया पाकिस्तान के पास रास्ता क्या होता है कि अगर अंदर से लोग प्रेशर डाल रहे हैं, तो एक भारत का भारत की तरफ एक ऐसा हमला कर दो जो कि टेररिस्ट या आतंकवादियों से के मत्थे फोड़ दिया जाए, ग्रे ज़ोन जिसको बोलते हैं।
तो उससे क्या होगा कि लोगों का ध्यान, पाकिस्तान की पब्लिक का ध्यान फिर भारत के खिलाफ जाएगा, पाकिस्तान दोबारा मिलिट्री को सपोर्ट करेगा। लेकिन अब आपको पता है कि हमारी जो पॉलिसी है, अगर कोई पाकिस्तान की धरती से कुछ आतंकवादी हमला होता है, तो हमने तो बड़ा क्लियर बोला है, आतंकवाद इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न्ड। तो एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या हुआ कि हम लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़ाई लड़ने की भी बहुत सारी संभावनाएँ बढ़ गई हैं। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि ये एक चौमुखी थ्रेट है हमारे ऊपर। आर्थिक, नेबरहुड अनस्टेबल है, तो इंस्टेबिलिटी हमारे आसपास के नेबरहुड में, इंडियन ओशन के ऊपर कई सारे खतरे मंडरा रहे हैं, इसीलिए हमने ग्रेट निकोबार में भी एक बहुत बड़ा बेस वहाँ बना रहे हैं, ताकि कोई ये ना बोले कि मलाक्का स्ट्रेट हमारे हम उस पे टॉल लगाएँगे। तो वो किसी की तरफ इशारा है, वो इशारा चाइना की तरफ भी है, वो इशारा इंडोनेशिया की तरफ से। तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से एक नेशनल सिक्योरिटी की जो थ्रेट लेवल्स हैं, वो बहुत बढ़ गई हैं। और अब नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट बढ़ जाती है, मतलब आपका कमिटमेंट बढ़ जाएगा, मल्टी फ्रंट कमिटमेंट हो जाएगा। मल्टी फ्रंट कमिटमेंट में थिएटर कमांड्स चाहिए होंगी। अगर आपको थिएटर कमांड्स चाहिए होंगी, तो एक नेवल थिएटर मतलब मैरीटाइम थिएटर कमांड होगी, एक चाइना के खिलाफ थिएटर कमांड होगी, एक पाकिस्तान के खिलाफ होगी, और उन्हीं के अंदर जो छोटे-छोटे देश आते हैं, वो भी उसी के परव्यू में आएँगे, उसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएँगे। तो अब नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए अगर आपको क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, वो तेल होती है। फ्यूल, ऑयल और लुब्रिकेंट्स। क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के जो बड़े-बड़े ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, वो किलोमीटर 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलता है, उस हिसाब से काम नहीं करते हैं। वो काम करते हैं 1 किलोमीटर में कितने लीटर खाएगा वो। यानी कि टैंक जो है पेट डीज़ल पीता है, खा वो उल्टा है, वो स्कूटर वाला हिसाब-किताब नहीं है। उसी तरह से एयरक्राफ्ट्स, उसी तरह से नेवल प्लेटफ़ॉर्म, हालाँकि नेवी के और भी कई तरह से इंजन, गैस टरबाइन इंजन वगैरह आते हैं, बट कहने का मतलब ये है कि हर जगह जो एफओएल की रिक्वायरमेंट है हमारी, वो बहुत ज़्यादा है। ना, तो अगर उसमें कमी आई, तो नेशनल सिक्योरिटी खतरे में, क्योंकि हम उतनी देर तक सस्टेन नहीं कर पाएँगे लड़ाई को, जितनी देर तक हमको करना है, ताकि जो हमारा एडवर्सरी है, जो हमारा दुश्मन है, वो घुटने ना टेक दे। और ये जो उल्टी-सीधी फालतू बातें जो हमारे सोशल मीडिया में चल रही हैं कि पहले क्यों नहीं किया, इलेक्शन था इसलिए वो कर दिया, ये ऊँची बातें हैं। इनको उनको नेशनल सिक्योरिटी की समझ नहीं है। मैं तो सिर्फ़ एक इसी छोटी-सी बात से करूँगा। अब दूसरा चीज़ ले लीजिए, डिफेंस का जो हमारा इक्विपमेंट है, अधिकतर जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है, इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। हम आत्मनिर्भरता की तरफ काम कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट हमने बढ़ाया है, 30,000 के करीब करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, 35,000 तक का हमारा टारगेट है। बट ये सब छोटी-छोटे बूँद हैं, जो हमारा इम्पोर्ट है, वो दुनिया में नंबर 1 है। यानी कि इक्विपमेंट जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत करता है। अब इम्पोर्ट के लिए क्या चाहिए आपको? फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व चाहिए। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कितना है? इतना नहीं है कि हम क्या बोलते हैं इस पे बड़े खुश हों। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व डॉलर पे है, डिपेंड करता है। तो अगर डॉलर की कीमत बढ़ती रही रुपए के हिसाब से, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इन डॉलर तो कम हो जाएगा ना, तो हमारी इम्पोर्ट कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम कोई इक्विपमेंट इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो मान लीजिए $100 बिलियन का था, एक एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का तकरीबन $100 बिलियन का आता है, तो वो तो $110 बिलियन हो जाएगा। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो गया ना। अब उसको स्टेबल करने के लिए क्या तरीका है, ताकि रुपए की जो डॉलर के हिसाब से कीमत ना बढ़े, अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने चाहिए। या फिर गोल्ड, कई कंट्रीज ऐसी हैं कि वो बोलते हैं कि भाई हम ना डॉलर में ट्रेड करेंगे, ना रुपए में ट्रेड करेंगे, हम तो सिर्फ
गोल्ड में ट्रेड करेंगे, क्योंकि अब हमें पता नहीं कि डॉलर आगे किस तरह का हो, किस तरह का स्टेबिलिटी आए डॉलर में, या कुछ लोगों को डॉलर से खतरा महसूस होता है, जैसे चाइना है, वो बोलता है युआन में ही पेमेंट करिए हमको। तो हमारा जो चाइना के साथ ट्रेड है, इम्पोर्ट हैवी है, मतलब हम चाइना से इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो वो जो इम्पोर्ट हम करेंगे, अगर हमारे पास गोल्ड रहेगा ज़्यादा एज़ गोल्ड रिज़र्व गवर्नमेंट का, तो हम आसानी से उसको हम ट्रेड में डाल सकते हैं, हमारा जीडीपी नहीं गिरेगा। लेकिन हमारे पास तो खाली 8,000 टन ही है रिज़र्व। अमेरिका के पास 21,000 टन है रिज़र्व। लेकिन हमारी जो भारतीय सो कॉल्ड कल्चर है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जी, जो भारत के जो लोग हैं, वो गोल्ड चाटुकारिता में विश्वास करते हैं। उनको तो गोल्ड साउथ में मैंने देखा है, वो लोग 100-100 तोले गोल्ड सिर्फ माय गॉड, ये दे देते हैं। तो एक बहुत। मॉर्गन एंड स्टैनली का एक असेसमेंट आया था कुछ साल पहले, एक एक दो साल पहले, और एसोचैम का भी एक एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उनका भी एक असेसमेंट आया था कि भारत की जो होल्डिंग्स हैं उस जमाने में, मतलब 2-3 साल पहले जो उनकी फिगर्स आई थी वो थी 22 से 25,000 टन। हमारा एक्चुअल रिजर्व क्या है? 8,000। हमारी नेशनल होल्डिंग, मतलब नेशनल हाउस होल्डिंग, हाउस होल्ड घरों में, छोटे छोटे घरों में जी, जी। 25,000 टन। और आज वो उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि 2026 में ये तकरीबन 35,000 टन है। 35,000 टन जब आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो आएगा 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स। हमारी इकोनॉमी कितनी है? 4.1 ट्रिलियन डॉलर। तो आप देखिए कितना पैसा हमारे देश में, मैं काले धन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बिल्कुल। जो व्हाइट व्हाइट मनी है जिसको कि लोगों ने इकोनॉमी में नहीं डाला है। अगर यही चीज़ इकोनॉमी में घुस जाए, गोल्ड बॉन्ड में घुस जाए, तो हमारे को फ़ायदा होगा। लेकिन वो तो घरों में बंद है, ताले में बंद है, ना बैंक में है, ना कहीं है। लोगों ने खड्डा खोद करके, पहले पुराने ज़माने में नहीं होता था मटकी में डाल करके जी, जी। घर के अंदर रखा हुआ है कि लड़की की शादी होगी तो 100 तोला सोना देंगे। अब वो लड़की क्या करती है, वो पूरा का पूरा 100 तोला सोना वो भी ले जाके मटकी में ही डाल देती है। तो हमारी इकोनॉमी, बोलते हैं पैसा जितना चलेगा उतना पैदा करता है। ये गोल्ड तो चल ही नहीं रहा है। जो 35,000 टन है वो तो चल ही नहीं रहा है। तो उसके लिए मोदी जी ने बोला, भाई गोल्ड खरीदना कम कर दीजिए, ताकि जो हमारा नेशनल रिजर्व है वो 8,000 से 10,000 15,000 टन तक जाए। अब इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा, बट मान लीजिए कि 2,000 टन भी बढ़ा, तो हमारा जो स्टेबिलिटी आएगी फॉरेक्स में और डॉलर में, वो एक मायने रखती है। सर, मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ। भारत को सोने की चिड़िया तो कहा ही जाता है, लेकिन आम दर्शक ये समझना चाहेगा, मतलब आप एक फौजी के नज़रिए से फिजूल खर्ची कम करने की अपील की गई है, राइट? लेकिन हम्म। कहीं कोई मतलब वैश्विक मंदी या सप्लाई चेन में कोई रुकावट, ऐसा आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% दुनिया का तेल बाहर निकल रहा था, रेड सी से बाकी निकल रहा था। फिर ये मेजर जो ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा था, वो अब मुझे नहीं लगता कि जल्दी खुलने वाला है, क्योंकि जो सीज़ फायर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो भी कभी मतलब बीच-बीच में इसमें वो आग लग रही है, सुगबुगाहट हो रही है, कुछ इधर से फायर, कुछ उधर से फायर, किसी के टैंकर को फायर कर दिया, और इसके ऊपर एक नैरेटिव वॉर भी शुरू हो गया है। अमेरिका बोलता है कि नहीं, हमारे को तो कुछ ऐसा, हमारे को ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। ईरान बोलता है नहीं, हमने आपकी 2 शिप्स पे हमला किया है। एक F-35 के ऊपर भी एक इसी तरह की कहानी चल रही है, नैरेटिव वॉर। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भाई ये हमारा हुआ। जैसे आपका वो सिंदूर में नहीं चल रहा था कि भाई भारत के इतने जहाज गिरा दिए। सो फिर हमारी तरफ से हमने फिर प्रूफ दे के बताया कि आपके 13 जहाज गिरे हैं। वो तो प्रूफ प्रूफ भी नहीं दिखा पाए। लेकिन एक नैरेटिव वॉर जो है, ये वहाँ शुरू हो गया। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ये आ गई है कि जब ईरान ने वहाँ माइन्स लगाई थी सी के अंदर, तो अब उनको खुद नहीं पता है, कई सारी माइन्स का उनको रिकॉर्ड ही नहीं है कि कहाँ लगा दी हैं। उसकी वजह से इंश्योरेंस बढ़ रहा है।
टैंकर्स का इंश्योरेंस लॉयड ग्रुप, लॉयड जो इंश्योरेंस है ग्रुप, एक वो है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योर करती है इस तरह के बड़े टैंकर्स को। उनको अब वो उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है, ऊपर से इन्होंने टोल बढ़ा दिया है। वो दे चार्ज 2 मिलियन पर टैंकर, ईरान, उधर इंश्योरेंस वाले चार्ज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आ रहा हो या अमेरिका से आ रहा हो, प्राइसेस तो सबके बढ़ गए हैं। तो अगर प्राइसेस बढ़ गए हैं तो एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है कि जब तक कोई सहता है इस प्राइसेस को। हो सकता है कि एक एक वैश्विक युद्ध ईरान के ऊपर शुरू हो जाए, उसी तरह का कुछ एक साझेदारी वाला एक्शन शुरू होगा, और वर्ल्ड वॉर, वैश्विक युद्ध क्या, किसी भी युद्ध के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही युद्ध का कारण बन सकती है। तो मुझे पहला जो हॉटस्पॉट लग रहा है युद्ध का, और अगर इस जगह युद्ध हो गया तो मान के चलिए कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है और भी खराब होगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर क्या, ये पूरे जो हमारे सलाहकार लोग हैं ये सोच रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं। वो अभी अपने नाक के सामने की नहीं सोच रहे हैं, वो दूर की सोच रहे हैं कि इस तरह की एक युद्ध की सुगबुगाहट हो सकती है। अब इस तरह की अगर सुगबुगाहट होगी तो साइड्स की बात आएगी। अब मान लीजिए पाकिस्तान, तो उसको तो बहुत क्लियर है, जैसे ही अगर इस तरह का कुछ युद्ध हुआ वो जंप मार के अमेरिका के साथ मिल लेगा, अभी भी मिला हुआ है वो। उस समय भारत के ऊपर एक एक ये वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, प्रिडिकेमेंट आ जाएगी, क्या वो उधर से लड़े या चुप रहे, न्यूट्रल रहे। आप समझ रही हैं? तो भारत के लिए बहुत कठिन स्थिति बन रही, क्योंकि अगर उधर जाता है तो एक तरह से पाकिस्तान के साथ किसी अपने एक सो कॉल्ड दोस्त, ईरान दोस्त था, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ईरान में हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत है। चाबहार पोर्ट हो गया, अफ़गान कनेक्टिविटी हो गया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, हमने कई सारी चीज़ों पे ईरान में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। अब वो पैसा डूब गया। इस सॉरी, इसीलिए हम लोग जो है खुल करके ईरान को अपोज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम, ये नहीं कि दोस्ती ही एक कारण है। भाई, हमको भी तो, हमारी जो 4.1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ईरान में भी है। उस वेरी इस ऑनेस्ट। वहाँ पे हम लोग काम क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि यूएस ने हमको सैंक्शन वेवर दिया था कि भाई आप यूएस में काम कर सकते हैं, जो 26 अप्रैल को खत्म हो गया है। अब हम वहाँ काम भी नहीं कर सकते, और काम करने की हालत भी नहीं है, क्योंकि वो सारा देश ही युद्ध के नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये वेवर रहता आगे, तो जब भी सिचुएशन ठीक होती है, तो वी कुड हैव कंटिन्यूड द वर्क ऑन द चाबहार पोर्ट पे, कनेक्टिविटी विद अफगानिस्तान, कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया, कई सारी चीजें जो थी हमारी, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारी और कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यही एक रास्ता था जिससे हम कनेक्ट कर सकते थे। उसके वो सी बाउंड्री नहीं है, उसके बाद मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है। तो भारत की स्थिति उस हालत में बड़ी नाजुक हो जाती है, और इसका सर, फायदा शायद चाइना और पाकिस्तान उठा ले। अगर चाइना और पाकिस्तान, हमारे जो मैंने नेबर्स की बात बताई थी, अगर उस तरफ युद्ध चला गया तो भारत के ऊपर कोई, भारत को मदद करने वाले बहुत कम लोग होंगे। सब लोग उधर ज्यादा जाएंगे, भारत को फिर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और अगर भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी तो ये सब जो आर्थिक स्टेप्स बताए हैं प्रधानमंत्री ने, वो उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो तभी मैंने कहा, इन पूरी चीजों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, ना कि एक शॉर्ट टर्म नाक के आगे वाले। हमारी जनता को समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो कि हमको एक दूर, या हो सकता है उतना दूर भी ना हो, आने वाले खतरे का इशारा है। सर आपने जितनी बातें की हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा अलर्ट छिपा हुआ है जो मोदी जी ने कहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आने वाले नजदीकी समय में भारत युद्ध में होगा, और वो युद्ध समुद्र में होगा? मैं एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हूँ, मैं फैक्ट्स पे विश्वास रखता हूँ। देखिए, इमीडिएट थ्रेट है या नहीं है, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल काम है। कोई एक ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से, मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं मैं, ये है नहीं सच, लेकिन मान लीजिए अगर सर क्रीक में इन्होंने कुछ कर दिया तो युद्ध निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई आतंकवादी हमला कर दिया, युद्ध निश्चित है। नेपाल ने कुछ
उल्टा सीधा कदम उठा लिया, युद्ध निश्चित है। कोशिश करेगा भारत की पहले बातचीत से कोई चीज को सुलझाए। जहां तक बाकी देशों की बात, पाकिस्तान के मामले में तो कोई मतलब बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। नो टॉक्स, टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, ये तो अब हमारी स्ट्रेटेजी हो गई ना। तो वी आर ऑन शॉर्ट फ्यूज विद पाकिस्तान। जब आप शॉर्ट फ्यूज पे रहते हो तो लड़ाई का होना बहुत बहुत ही बहुत मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक। तो इसलिए युद्ध की जो स्थिति है वो अपने आप बनी हुई है, टेम्परेरी पॉज है ये। और बाकियों के साथ भी सिचुएशंस अगर इसी तरह से होती रहीं, जिस तरह से नेपाल कर रहा है, जिस तरह से क्या बोलते हैं बांग्लादेश कर रहा है, तो हमको और ये सब चाइना के उकसाने पे हो रहा है, तो हमको किसी को अपना दोस्त मानने की इस समय कोई जरूरत नहीं है। चाइना के साथ हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में हैं। तुम ये दो, हम ये देंगे। इट्स लाइक अ बार्गेनिंग, बार्टरिंग सिस्टम है उनके साथ। जब तक तुम ठीक रहोगे हम तुम्हारे साथ ठीक रहेंगे, अगर तुम ठीक नहीं रहे तो हम फिर तुम्हें उसी 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 लहजे में जवाब देंगे। अगर आप एक करोगे हम वाई करेंगे। और इसमें प्रोएक्टिवनेस आ गई है कि हम देख रहे हैं तुमको इन फ्यूचर के हिसाब से कि तुम किस खुराफात करने के मूड में हो। तो इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट और इन सब चीजों की तैयारियां हो रही हैं, सिटीजन लेवल पे हो रही हैं, देश के गवर्नमेंट लेवल पे हो रही हैं, मिलिट्री लेवल पे हो रही हैं। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा एक बहुत ही सॉलिड अलार्म बजा था आपके मोबाइल में, जी। बजा था ना। वो किस लिए बजा था? डराने के लिए नहीं बजा था, वो इसलिए बजा था कि अगर कोई युद्ध की स्थिति आती है, समझने वाले को इशारा काफी होना चाहिए। दैट और इज देयर। उसकी उसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी क्या थी? ये पूरी अपनी जो है होम ग्रोन टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ अलार्म सिस्टम है, जो कि बाहर से कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। यानी जिन जिन लोगों के पास मोबाइल है, ये आपके पास जाएगा ही जाएगा, अनलेस आपका मोबाइल टूट गया, गिर गया कहीं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपका वो चलता फिरता मोबाइल है, आपको ये अलार्म बजेगा और इस अलार्म में के बाद एक इमरजेंसी सूचना आएगी जो आपको सुननी है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा कब करेगा कोई देश, बताइए? पहले कभी किया था हमने 20-25 साल में? नहीं किया। 71 के बाद हमने कभी नहीं, कारगिल में भी नहीं किया इस तरह का हमने। लेकिन अब किया है। इतना अगर मैं बोल दूं, तो अगर जो हमारे देश के नागरिक हैं, अगर वो समझ गए, तो मेरे ख्याल से मेरा काम हो गया। या जो भी लोग बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत सही कहा आपने। छोटी छोटी चीजों को जोड़ के देखिए और फिर देखिए कि किस तरफ इशारा हो रहा है और अकॉर्डिंगली हमको काम करना है। सर आपकी बातों से बहुत साफ लग रहा है, जो आपने तस्वीर दिखाई है, कि ये निर्देश आदेश सिर्फ बचत के लिए नहीं है, बल्कि देश को हर स्थिति के लिए तैयार रखने के लिए है। सर आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।